नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। 3 राज्यों के उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने बीजेपी का 30 साल पुराना गढ़ ढहा दिया, तो दतिया में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। वहीं गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली। राहुल गांधी भी अब प्रयागराज में छात्रों के साथ संवाद करने वाले हैं। संसद के भीतर भारी हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पास हो गया। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत पर आरजेडी का तंज, बीजेपी की ही जीत। दतिया सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी को भारी मतों से हराया। राहुल 8 अगस्त को प्रयागराज में छात्रों के गूंज कार्यक्रम के तहत युवाओं से करेंगे बात। संसद में हंगामे के बीच लोकसभा से सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या 38 करने वाला बिल पास। बृजभूषण को यौन उत्पीड़न मामले में बड़ी राहत, विनेश बोली लड़ाई अभी जारी रहेगी। बांकीपुर उपचुनाव में जीत पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता बांकीपुर की जनता के भरोसे पर खरा उतरना होगी। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 महीनों में इलाके में बदलाव दिखने में लगेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो बड़े बड़े वादे नहीं करना चाहते। उनके विधायक बनने से बांकीपुर रातों रात बेंगलुरु नहीं बन जाएगा, लेकिन लोगों को जल्द ही विकास के काम नजर आने लगेंगे। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि 30 साल का गढ़ 30 दिनों में मैंने ढहा दिया। प्रशांत किशोर की जीत पर बीजेपी ने कहा कि हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, जनता का जनादेश स्वीकार है और हम ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ते। बीजेपी समीक्षा करेगी कि कहां पर चूक रह गई। हालांकि प्रशांत किशोर की इस जीत पर आरजेडी ने तंज भी कसा। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि ये प्रशांत किशोर की आड़ में बीजेपी की ही जीत है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6004 वोटों के अंतर से हराकर सीट अपने नाम कर ली। 15 राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद घनश्याम सिंह को कुल 66,384 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 60,380 वोट हासिल हुए। वहीं आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव को 21,858 वोट और वो तीसरे स्थान पर रहे। शुरुआती रुझानों से ही कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए थे और आखिरकार इस बढ़त को जीत में बदल दिया। दतिया सीट पर कांग्रेस की इस जीत को पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता मानी जा रही है, जबकि बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि दतिया से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना बीजेपी के लिए भारी पड़ गया। गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल यानी सतीश पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा रबारी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया है। 20 राउंड की मतगणना के बाद सतीश पटेल को कुल 55,481 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के भीखा रबारी को 24,851 वोट हासिल हुए। शुरुआत से ही बीजेपी उम्मीदवार ने बढ़त बनाए रखी और आखिर में बड़ी जीत अपने नाम कर ली। जीत के बाद सतीश पटेल ने कहा कि ये जीत मांजलपुर की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस भरोसे के साथ उन्हें समर्थन दिया है, वो उस पर विश्वास को कायम रखेंगे। क्षेत्र में सड़क, पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार ने हार को स्वीकार करते हुए जनता के फैसले का सम्मान किया। हालांकि उन्होंने चुनाव के अंतिम चरण में डर का माहौल बनाए रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो आगे भी जनता के मुद्दों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करते रहेंगे। राहुल गांधी का छात्रों के गूंज का तीसरा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने जा रहा है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। कोटा के बाद देहरादून के बाद अब छात्रों की गूंज प्रयागराज पहुंच रही है। ये वो शहर है जहां लाखों नौजवान सालों से तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरते हैं, फीस देते हैं और इंतजार करते रहते हैं। राहुल का कहना है कि पेपर लीक ने उनका आज छीना, रुकी हुई भर्तियों ने उनका कल, और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में इन्हीं बच्चों पर लाठियां और पैलेट चलाए गए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने हक की बात कही थी। हम उनकी आवाज उठाते रहेंगे और उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे। अब बहाने नहीं चलेंगे, जवाबदेही लीजिए या कुर्सी छोड़िए। 8 अगस्त प्रयागराज में मिलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। संसद में भारी हंगामे के बीच बिना किसी बहस के सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया। इस बिल के कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई समेत कुल जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। ये बिल मई 2026 में जारी सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या बढ़ाने वाले अध्यादेश की जगह लेगा।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को लेकर संक्षिप्त जानकारी दी, लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण चर्चा आगे नहीं हो पाई। लोकसभा में विपक्ष नीट पेपर लीक और राम मंदिर चंदा मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। इसी हंगामे के बीच बिल को मतदान के लिए रखा गया और ध्वनि मत से पास कर दिया गया। बिल पास होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले भी जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल बिना बहस के पारित किया जा चुका है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न केस से बरी। जंतर मंतर पर धरनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को एफआईआर मामले में दी बड़ी राहत। कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को 6 महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया है। ये मामला 2023 में तब चर्चा में आया था जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत कई पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की। करीब 3 साल तक चली सुनवाई में 32 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बृजभूषण को दोष मुक्त कर दिया। फैसले के बाद उन्होंने कहा कि वो शुरू से खुद को बेगुनाह बताते रहे और अदालत के निर्णय से उन्हें न्याय मिला। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप को सच साबित कर दिया जाता तो वो खुद फांसी लगा लेते। उनका कहना है कि आज करीब 3 साल बाद अदालत ने उन्हें और विनोद तोमर दोनों को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया है। बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने अदालत के फैसले पर निराशा जताते हुए कहा कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि शुरुआत से ही सरकार और सिस्टम बृजभूषण को बचाने में लगा रहा। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों को सड़क पर उतरकर आवाज उठाने और FIR दर्ज कराने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। विनेश ने कहा कि कई महिला पहलवान दबाव के बावजूद अपनी लड़ाई पर डटी रहीं और अदालत में मामले को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले से उन्हें दुख पहुंचा है, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। विनेश फोगाट ने बताया कि पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के निर्देश दे दिए हैं और जल्द ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पहलवान बजरंग पूनिया ने भी विनेश फोगाट के बयान को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। अब इस मामले में आगे की कानूनी लड़ाई पर सभी की नजरें हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जंतर मंतर पर होने वाले धरना प्रदर्शनों को लेकर एक अहम याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन के लिए सही जगह नहीं रह गई है। दलील दी गई कि वहां होने वाले प्रदर्शनों में आम लोगों को आवाजाही उनकी प्रभावित हो जाती है और मेडिकल जैसी जरूरी सेवाएं भी समय पर नहीं पहुंच पाती। सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि ये एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। अदालत ने मामले पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। साथ ही इस मुद्दे पर अलग से विस्तृत सुनवाई करने का फैसला किया गया है। सुनवाई के दौरान एक वकील ने अदालत को यह भी बताया कि एक राजनीतिक दल ने टाउन हॉल बैठक और प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई जैसी स्थिति दोबारा नहीं बननी चाहिए। इस पर CJI ने कहा कि प्रशासन को स्थिति संभालना आता है और अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो संबंधित पक्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब इस मामले में केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहे या फिर विरोध प्रदर्शन के लिए अब कोई दूसरी जगह तय करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई के चलो संसद छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामलों में कहा है कि राज्य सरकारें कानून के मुताबिक छात्रों पर दर्ज FIR को बंद करने या कार्रवाई वापस लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि आपराधिक पृष्ठभूमि का मतलब केवल गंभीर और बड़े अपराधों से है। छोटे मामलों में छात्रों को इससे राहत से वंचित नहीं किया जा सकता। सुनवाई में छात्रों पर दर्ज FIR, पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज, पैलेट गन और निगरानी तकनीक जैसी मुद्दे उठे। अदालत ने कहा कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वाले पुलिसकर्मियों को बचाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन गंभीर अपराधों को प्रदर्शन की आड़ में नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर प्रोटोकॉल बनाने के संकेत दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तमिलनाडु का आरोप है कि कर्नाटक ने CWMA और CWRC के आदेशों का पालन नहीं किया और तय मात्रा में पानी जारी नहीं किया। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि कर्नाटक को 29 जुलाई से 12 अगस्त तक बिलीगुंडलू पर हर दिन
3500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आरोप है कि 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच वहां पानी की आवक तय मात्रा से काफी कम रही। तमिलनाडु ने दावा किया कि कर्नाटक के जलाशयों में पर्याप्त पानी मौजूद है और उसके पास पानी छोड़ने में कोई व्यवहारिक परेशानी नहीं है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि कर्नाटक को कावेरी प्राधिकरण के आदेशों का पालन करने और तमिलनाडु को उसका निर्धारित हिस्सा देने का निर्देश दिया जाए। वहीं इस मामले ने एक बार फिर से दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे कावेरी जल विवाद को हवा दे दी है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.